हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं अपने आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए, जो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पिछली कक्षाओं से करते आ रहे हैं, जिसमें हमारी 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की क्लास जो हमारी 14 नंबर की क्लास है, जिसमें हम बेसिक से अच्छे से प्रश्नों की व्याख्या करके हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को खाली स्थान पर रखना आवश्यक होता है। इसका पहला ऑप्शन है कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कम से कम। दूसरा ऑप्शन हमारा कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तीसरा ऑप्शन है हमारा कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और चौथा ऑप्शन है कम से कम 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको यह बात समझना बहुत आवश्यक है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म जब वो वातावरण से अपना खुद को क्या करता है, सम्मिलित करता है, वातावरण में आता है, तो क्या करता है, वह बहुत प्रभावित होता है। कैसे? उसी उसकी जो ऊर्जा होती है वो कैसी होने लगती है, तेजी से ह्रास होने लगती है। मतलब उसकी जो ऊष्मा है वो कैसी होने लगती है, बहुत ही कम होने लगती है। इसलिए उसके जो जन्म कक्ष जहाँ पे प्रसव होता है, वहाँ का सामान्य टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वहाँ का सामान्य टेम्परेचर होना चाहिए हमारा कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसलिए ऑपरेशन थिएटर जो होते हैं उसका तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर में WHO का सचिवालय स्थित है? तो पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है जेनेवा। तो बहनों, सबसे पहले जानेंगे कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। किसकी स्थापना हुई थी? हमारे WHO की। यह क्या करता है? यह सभी मतलब स्वास्थ्य संबंधित सभी पर निगरानी रखता है। और इसका जो सचिवालय है, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हमारा जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। आप इतने फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो बौनापन जो होता है, नाटापन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एक भीम कायता होता है और एक बौनापन। तो ये सब किससे होता है? आयोडीन की कमी से। किससे होता है? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है? पहला ऑप्शन है विटामिन ई, दूसरा ऑप्शन है विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी, चौथा ऑप्शन है हमारा विटामिन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा विटामिन के। हमने विटामिन के बहुत से प्रश्नों को हल कर चुके हैं और आगे भी हम हल करते रहेंगे और नए नए प्रश्नों को लेते रहेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हड्डियों के विकास के लिए सहायक है? पहला ऑप्शन है हमारा फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। क्या ऑप्शन है? पोटेशियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। और कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ है ही नहीं है, पर हड्डियों के लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम, फास्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फास्फोरस। यह विटामिन के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्तनपान कराने वाली माँ को आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? मतलब जो हमारी धात्री माता हैं, जो बच्चों को स्तनपान मतलब दूध पिलाती हैं, उनके लिए प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा कितनी आवश्यक है? पहला ऑप्शन है हमारा 100 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 90 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है हमारा 70 ग्राम, चौथा ऑप्शन है हमारा 50 ग्राम। तो इसमें क्या होगा? स्तनपान कराने वाली माताओं को 90 ग्राम, कितना? 90 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य महिला को कितनी होती है? 45। गर्भवती महिलाओं को +50, मतलब 60 से 65 के बीच में। और स्तनपान कराने वाले को अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है हमारा ऑटोक्लेव, दूसरा ऑप्शन है होमोजिनाइजर, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूज, चौथा ऑप्शन है सॉक्सलेट।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होगा? ऑटोक्लेव। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो सीरीज और सुइयां विसंक्रमित हो जाती है उनको रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंह की लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है? पहला ऑप्शन है एमाइलेज, दूसरा ऑप्शन है लैक्टेज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रेज और चौथा ऑप्शन है टाइलिन। क्या है? टाइलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। मुंह की लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और एमाइलेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? हमारी एक योजना है निराश्रित बाल गृह योजना। इसमें बच्चों को क्या दी जाती है? अनुदान की राशि। कब जाती है? पर मंथ। कितनी जाती है? पहला ऑप्शन है 400 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 300 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 350 रुपये, चौथा ऑप्शन है 250 रुपये। तो इस योजना में सभी बच्चों को कितनी दी जाती है? निराश्रित बच्चे हैं जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, वो कहाँ रहते हैं? बाल गृह में। तो उनके लिए यह योजना है, उनके लिए 250 रुपये प्रति माह दी जाती है। कितनी दी जाती है? 250 रुपये प्रति माह। ट्रिपल एंटीजन। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है। यह बहुत ही बार रिपीट होता है और यह प्रश्न हमारी पिछली कक्षाओं में भी पूछा गया है। हमारे 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में यह प्रश्न अलग अलग तरीकों से पूछा गया है डीपीटी के बारे में। डीपीटी मतलब ट्रिपल एंटीजन का टीका किस में लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है पोलियो में, दूसरा तपेदिक में, तीसरा संक्रामक रोगों में, चौथा काली खांसी में। तो डीपीटी हमने पिछली कक्षाओं में भी इसे विस्तार से बताया था। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। जो पर्टुसिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? काली खांसी। क्या बोलेंगे? काली खांसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? काली खांसी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है? यह प्रश्न हम अभी किए हैं और फिर से आ गया है, तो आप बताइए कमेंट करके कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मधुमेह, दूसरा ऑप्शन है गर्भावस्था की विषाक्तता, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गर्भावस्था की विषाक्तता। यह अधिकतर किस में होता है? गर्भावस्था में होने वाली समस्याएं हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन जिसे एडिमा बोलते हैं, और मूत्र में प्रोटीन मतलब प्रोटोनूरिया, ये सब किस में होती हैं? गर्भावस्था की विषाक्तता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आईसीडीएस में लाभान्वित नहीं है? पहला है गर्भवती स्त्रियां, दूसरा ऑप्शन है धात्री माता, तीसरा ऑप्शन है किशोरी बालिकाएं और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे। तो आईसीडीएस योजना कब चालू की गई? 2 अक्टूबर 1975। कब चालू की गई? 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई। इसमें क्या हुआ? लाभान्वित कौन कौन है? गर्भवती स्त्रियां हैं, धात्री माताएं हैं, किशोरी बालिका हैं, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं, और इसमें बच्चे जो हैं वो 0 से 6 वर्ष तक हैं। कितने हैं? 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को आईसीडीएस से लाभान्वित में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? तो पहला है वसी अम्ल, दूसरा है अमीनो अम्ल, तीसरा ऑप्शन है जिलेटिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? आप बताइए कमेंट करके कौन सा रोग होता है, ये आपके लिए है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के क्रिटेनिज्म देखा जाता है। पहला ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, दूसरा ऑप्शन है लोह लवण की कमी से, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम की कमी से और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम की कमी से। तो यह प्रश्न कैटेनिज्म मतलब बौनापन किससे होगा? आयोडीन की कमी से। किससे होगा? आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। यह फिर से पूछा गया है, किससे विटामिन सी से बार बार 2 बार क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? स्कर्वी। क्या होगा? स्कर्वी। अगला प्रश्न है हमारा, डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है? पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है हैजा, चौथा ऑप्शन है टीबी। जो डॉट्स है यह किसके उपचार के लिए है? यह वाला टीबी किसके उपचार के लिए है? टीबी। टीबी में क्या करते हैं? डॉट्स मतलब इसमें डॉट्स में क्या होता है, जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है उसे सामने से 1 सप्ताह में बुलाकर सामने से गोलियां खिलाई जाती हैं। और इसमें जो डॉट्स है कब चालू हुआ था? 1997 से स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? जो पीलिया रोग है वो कैसे होता है? तो पीलिया रोग कैसे होता है, आइए जानते हैं। पहला वायु, दूसरा जल,
तीसरा धूप, चौथा मिट्टी या मृदा। तो जो पीलिया रोग होता है वो किससे होता है? जल से। संदूषित जल से पीलिया रोग होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? पहला ऑप्शन है टिटनेस, दूसरा ऑप्शन है डीपीटी, तीसरा ऑप्शन है ओपीवी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो वैक्सीन जो है गर्भवती महिला को कौन सी दी जाती है? टिटनेस। कब दी जाती है? पहले जब पता चलता है कि जब लास्ट कौन सी होती है, जो हमारी लास्ट अंतिम जो अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं उसके जो लास्ट ख़त्म होता है, मतलब अपना पीरियड्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि हम गर्भवती हैं। तो गर्भवती हम जांच कराने जाते हैं एएनसी की, तब वहाँ पे जो हमारी नर्स रहती है वो क्या करती है, आपको सबसे पहले टिटनेस का टीका लगाती है। उसके 4 सप्ताह बाद, मतलब उसके बीच में क्या रखना चाहिए, एक महीने का गैप। उसके बाद में हमें क्या लगता है, दूसरा टीका लगता है, काय का? टिटनेस। मतलब टिटनेस टॉक्साइड लगता था, अब टिटनेस डिप्थीरिया लगता है। उसी का नाम क्या कर दिए हैं? टिटनेस डिप्थीरिया। आगे बढ़ते हैं, आइए। गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन फॉलिक अम्ल की कितनी गोलियां दी जाती है? पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 900, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 100। कितनी दी जाती है? 100। और कब दी जाती है? या प्रथम तिमाही के बाद दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें वसा से। किससे प्राप्त होती है? वसा से। किंतु यहाँ पूछा है सबसे हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व, ना अधिक पूछा है ना कम पूछा है। हमारे इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका कार्बोहाइड्रेट भी होगा और वसा, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है। पहला है अंकुरण, दूसरा है उबालना, तीसरा ऑप्शन है पसीना, चौथा ऑप्शन है गीला करना। तो पोषक तत्व जो बढ़ाने की विधि है वह सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अंकुरण द्वारा। हम जो हमारे चने होते हैं, मूंग होती है, यदि इनको अंकुरण करके खाएंगे तो पोषक तत्वों की मात्रा कैसे होगी? बढ़ेगी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होगा? पहला ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 4.5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 2.5 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 2 किलोग्राम। तो स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन जो है लगभग 3.5 केजी होना चाहिए, और इससे अधिक भी 4 केजी तक हो सकता है। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।